डॉक्टर साहब ये बात सच है कि जितनी देर हम फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उतनी देर वो काम करेगा और उसके बाद फिर उसका असर खत्म होने लगता है, कि इसको हमें लंबे अरसे तक करना पड़ता है फिजियोथेरेपिस्ट की जो हेल्प लेकर? फिजियोथेरेपी अपना लंबे अरसे तक ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ हफ्ते 10 दिन के लिए करेंगे और उसके बाद फिजियोथेरेपी छोड़ देंगे तो उसका फायदा फिर सिर्फ इतने दिन के लिए ही होगा। तो ये एक रूटीन बना लेना चाहिए। अगर फिजियोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल में या क्लिनिक में नहीं जा सकते मरीज, तो फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लें घर में। मैंने आपको बताया था कि जैसे वॉकिंग एड्स ले सकते हैं पेशेंट, और उसके बाद हीट एंड कोल्ड थेरेपी होती है। कई पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि आप गर्म पानी की बोतल से या गर्म पानी के उससे सेक कीजिए, तो उससे भी दर्द को काफ़ी आराम आता है। ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम में मैं एडवाइस करूँगा पेशेंट्स को कि वो सर्दी से घुटनों को या एल्बो जॉइंट्स को या शोल्डर जॉइंट को बचा के रखें और उस पर गर्म पट्टी बांधें या गर्म पानी से सेक करें बोतल से, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। कई बार हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप आइस लगाइए, आइस बर्फ़ से सेक कीजिए। वो ज़्यादातर होता है कि मान लीजिए कोई घुटने में चोट लग गई है या कोई स्प्रेन आ गया है या मसल स्ट्रेन आ गया है, तो उस टाइप के पेन के लिए आइस थेरेपी बहुत अच्छी होती है। रादर अगर इसमें गर्म पानी से सेक करेंगे तो पेन इसमें बढ़ भी सकता है। तो कुछ आजकल ब्रेसेस हैं जो कि ब्रेसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, तो घुटनों में आर्थराइटिस के लिए ब्रेसेस लगाई जा सकती हैं, पर ये ब्रेसेस टेम्परेरी ही लगानी चाहिए। ज़्यादा अगर लॉन्ग टर्म के लिए इनको ब्रेसेस को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी टांग और कमज़ोर होती जाएगी, मसल्स और कमज़ोर होते जाएंगे। तो इसके बाद हम थोड़ी सी न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि जैसा कि एक आम एडल्ट आदमी की 400 से 500 मिलीग्राम रोज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन 40-45 की उम्र पार करते ही या लेडीज़ में खास तौर पे मीनोपॉज के आसपास इसकी ज़रूरत कैल्शियम की और ज़्यादा बढ़ जाती है और लगभग 1000 मिलीग्राम हो जाती है, जो कि अक्सर हमारी डाइट द्वारा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि खुराक की इंटेक भी धीरे धीरे उम्र के साथ कम होने लगती है। तो जैसा कि रिकमेंडेशन है कि 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए, तो किस तरह के आप सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं? हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आपने बिल्कुल सही कहा कि ख़ास तौर पे लेडीज़ में, फीमेल पेशेंट्स में 40-45 के बाद जब मीनोपॉज शुरू हो जाता है, मीनोपॉज के बाद उनकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। इवन जेंट्स में भी 50 साल के बाद या 55 साल के बाद रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट हमें करना बहुत ज़रूरी है। वो हमारी डाइट से कैल्शियम पूरा नहीं होता। वैसे तो कैल्शियम की आपको पता है कि कैल्शियम ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्ट्स में या मिल्क में होता है, जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, तो इन सब में कैल्शियम की काफ़ी भरपूर मात्रा होती है। पर ख़ास तौर पे लेडीज़ में आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज मैं एडवाइस करूँगा कि वो कैल्शियम सप्लीमेंट लें, जो कि मार्केट में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैल्शियम्स अवेलेबल हैं और काफ़ी कंपनियों के कैल्शियम मार्केट में अवेलेबल हैं। तो 1 ग्राम कैल्शियम जरूर लेना चाहिए। 30 इयर्स की एज के बाद लेडीज़ को कैल्शियम लेना शुरू कर देना चाहिए। तो उस टाइम 30 to 45 इयर्स की एज तक वो 500 मिलीग्राम कैल्शियम डेली ले सकती हैं। और जेंट्स को भी, मेल पेशेंट्स को भी आफ्टर 60 इयर्स डेफिनेटली कैल्शियम लेना चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया कि 500 मिलीग्राम जो कैल्शियम की ज़रूरत है वो हम सप्लीमेंट से पूरी कर सकते हैं, और बाकी का जो 500 मिलीग्राम कैल्शियम है वो हम रोज़मर्रा की खुराक से ले सकते हैं, जैसे कि दूध से बनी चीज़ें आपने बताई, और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, साबुत अनाज हैं, दालें हैं, फिश जो लोग खाते हैं वो खासतौर पे छोटी मछली जो हड्डी सहित खाई जा सकती है वो ली जा सकती है। रागी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। सो ये सारे सप्लीमेंट जब हम रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी 400-500 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत पूरी हो जाती है, और बाकी की जो है वो हम सप्लीमेंट्स द्वारा पूरी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज के अंक में आपने बहुत अच्छे तरह से हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताया। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, इसका उपचार कैसे किया जाए, घरेलू उपचार क्या होगा, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ आपने बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी कवर किया कि क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं इस बीमारी के साथ और उनको कैसे डील किया जाए, और किस तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शन इसमें लिए जा सकते हैं। तो अगले अंक में हम इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं भी दिन भर का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। नमस्कार।